हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, जिसमें हम नवंबर मंथ के सारे ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। काफ़ी टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू चेक प्लेलिस्ट। उसमें सारे ही टॉपिक्स, पॉलिटी गवर्नेंस है, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, इकॉनमी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, सब कुछ करवाया गया है। आज हम सोशल इश्यूज़ प्लस कल्चर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम आज देखते हैं कि देखो ये मैगज़ीन जो बनाई जा रही है गाइस, इसीलिए कि आपको एक तो मैगज़ीन खरीदनी ना पड़े, दूसरी चीज़ कि आपको मैगज़ीन पूरी पढ़नी ना पड़े, आपको जो ज़रूरी पॉइंट हैं उसी को दे के ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज हम सोसाइटी एंड कल्चर करेंगे, ठीक है। और आपके ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को गाइस ऐसे मत लिया करो कि क्या ज़रूरत है, क्यों करना है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो GS1 का जब पेपर आता है ना मेंस का, उसमें आपका इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर, डाइवर्सिटी इशू, कास्ट, ग्लोबलाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, ये सब उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग बोथ द टॉपिक्स टुगेदर, सोसाइटी प्लस योर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है सोशल इश्यूज़ में, दैट इज़ डीकॉलोनाइजिंग द इंडियन माइंड। यानी जो भारत के लोगों के माइंड हैं, दिमाग हैं, मन है, उसको डीकॉलोनाइज करने की यहाँ पर बात की गई है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, समझते हैं, क्योंकि देखो ऐसा मुद्दा हो सकता है यही आपका ऐसे का टॉपिक हो, यू नेवर नो, ठीक है। तो हम इसीलिए बहुत ही ऐसा पढ़ें कि हमें हर चीज़ देखो याद जो रखनी है वो मैं बताती रहूँगी, उसको मेमोराइज़ करते रहो ताकि आप अच्छे आंसर लिख सको, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को एकदम शार्पली हैंडल कर सको, इंटरव्यू में सही बात बता सको। इंटीग्रेटेड अगर तरीके से पढ़ोगे ना तो पढ़ाई बहुत आसान भी है, ठीक है। अब न्यूज़ में क्यों रहा डीकॉलोनाइजिंग द इंडियन माइंड? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने 10 साल के लिए एक नेशनल प्लेज ली है कि हम कॉलोनियल माइंडसेट को, ब्रिटिश MP थॉमस जो बेबिंगटन मैकॉले की लेगेसी है उसको ख़त्म करेंगे, और जो मेजर कैंपेन चलाया जा रहा है कि इंडिया के अप्रूव करेंगे इंडिया का कल्चरल फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ बात आ गई। अब मैकॉले का कंट्रीब्यूशन इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रहा है, समझते हैं। मैकॉले से सीधा आपको एजुकेशन पॉलिसी याद आती है, अगर मैकॉले का टाइम हमें पता है तो इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स भी डाले जाएंगे, वो भी आप चैनल पर जुड़े रहिए, आपको रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसको सुनते रहिए। एजुकेशन पॉलिसी की गाइस बात रही तो एज प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मैकॉले ने डेडलॉक को ख़त्म किया, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट, ठीक है। पब्लिक इंस्ट्रक्शन के कमेटी के प्रेसिडेंट थे। अब ना ओरिएंटलिस्ट जो होते थे वो लोग होते थे जो इंडियन लैंग्वेज को फेवर करते थे, एंग्लिसिस्ट वो लोग होते थे जो इंग्लिश एजुकेशन को फेवर करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले जब ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो ये डेडलॉक ही ख़त्म कर दिया। इन्होंने मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कहा कि इंग्लिश ही मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन का, और वेस्टर्न लिटरेचर को प्रायोरिटाइज करना है, साइंस को प्रायोरिटाइज करना है, इंडियन लर्निंग को, ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होगा? वेस्टर्न लिटरेचर, साइंस पे, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी इंग्लिश, ठीक है। अब इनका सारा एम क्या था कि इंडिया के जो लोग हैं उनका ब्लड एंड कलर भले ही इंडियन हो, लेकिन उनका टेस्ट और ओपिनियन और मॉरल और इंटेलेक्ट कैसा हो? इंग्लिश वाला हो, ठीक है। तो इसी में एक थ्योरी आई थी गाइस जिसका नाम है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। यानी इसका क्या ध्यान था? एस्टेब्लिश करना एलीट इंग्लिश इंस्टीट्यूशन रादर देन प्रमोटिंग मास एलिमेंट्री एजुकेशन, ताकि ये क्या चाहते थे, एक्सपेक्ट करते थे ये नॉलेज टू फिल्टर डाउन फ्रॉम द एजुकेटेड एलीट से होते हुए वो आपका नीचे तक जाए, नीचे तबके जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी मास हैं, उन तक वो एजुकेशन पहुंच पाए। उसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अच्छा, मैकॉले का एजुकेशन पॉलिसी सेकंड था लीगल रिफॉर्म्स। अब आप यहीं से लगा लो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को ये कितना क्रिटिसाइज ही कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश जो होगी भाषा वो कुछ लोगों को ही, तबकों को समझ आएगी जो बड़े एलीट क्लास होंगे, समझ रहे हो। मास को समझ ही नहीं आएगी तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, आप समझ रहे हो, तो उनकी लिटरेसी पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी भारत के लोगों के लिए बड़ी खतरनाक थी। अब लीगल रिफॉर्म की बात करें तो पहला लॉ मिनिस्टर गवर्नर जनरल काउंसिल में बनाया गया मैकॉले को अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इन्होंने क्या करा, प्रिविलेज जो ब्रिटिश सेटलर्स की होती थी, हु कुड अपील टू कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट, वो रिमूव करी। चेयरमैन थे ये फर्स्ट लॉ कमीशन के, कोडिफाई किया इन्होंने। सारा गलत काम भी नहीं किया, कुछ कुछ अच्छे काम भी थे, इन्होंने इंडियन क्रिमिनल लॉ भी लेकर आए।
सिविल प्रोसीजर, आईपीसी, ये सब लेकर आए थे। सिविल सर्विस की बात करें तो मैकॉले कमेटी ने 1854 में ही मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी किया था, पेट्रोनेज सिस्टम को बिल्कुल रिप्लेस किया था। आप बात समझ रहे हो कि मेरिट बेसिस पे होगा। इन्होंने साफ साफ तरीके से जो पेट्रोनेज तरीके से लिया जाते थे कैंडिडेट, वो सब खत्म कर दिया था। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि पेट्रोनेज सिस्टम क्या होता है। क्या होता है पेट्रोनेज सिस्टम? पेट्रोनेज सिस्टम सिविल सर्विसेज के अंदर अगर हम देखते हैं, सिविल सर्विसेज में यानी कि क्या कोशिश की जा रही है? कोशिश ये की जा रही है बेसिकली एक ऐसा स्पॉइल सिस्टम जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज रिवॉर्ड कर रहे हैं अपने सपोर्टर को, अपने फ्रेंड्स को गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को आईएएस बना रहे हैं, उनको पावर दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम के बेसिस पे ये वर्क करता था। तो इसको हटा के इन्होंने कहा भाई एक मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेंगे हम। तो एम्फेसाइज जनरल एकेडमिक एजुकेशन प्रेफरिंग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ये भी एम्फेसाइज इनका रहता था कि जनरल एकेडमिक एजुकेशन ले लो, उसके बाद यूनिवर्सिटी कहाँ जाना है? ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जाना है। फिर सोशल रिफॉर्म हुई, इन्होंने प्रेस फ्रीडम पे चैंपियन किया, एबॉलिश करा स्लेवरी, फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट, कोई सब सोशल रिफॉर्म भी ये लेकर आए थे। अब ना कॉलोनियल माइंडसेट की जहाँ बात आ रही है, जिस पे बहुत फोकस प्राइम मिनिस्टर ने किया, की एस्पेक्ट क्या है उसको समझते हैं। देखो कैसे पता चलता है कि किसी का ना दिमाग कॉलोनियल माइंडसेट का है, इसको समझते हैं आज। तो पता ऐसे चलता है कि उसका दिमाग ना इंस्टिलिंग इन्फीरियोरिटी, यानी कि मैकॉले की जो पॉलिसी थी उसने इंडिया के सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाई, यानी इंडियंस को ये कहीं ना कहीं लगने लगा कि हमारी लैंग्वेज, हमारी पढ़ाई बड़ी इन्फीरियर है वेस्टर्न लोगों से। और डिकेड्स तक लगता रहा हमें अपनी इंडिजिनस साइंस आर्ट फिलॉसफी उतनी अच्छी नहीं लगती। फिर लैंग्वेज की बात करें तो हम कोर्ट में भी, यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नॉन इंग्लिश स्पीकर्स की हम इज्जत ही नहीं करते हैं। आप अपने आप में ही देखना, आपकी जहाँ स्कूलिंग कॉलेज वगैरह हुआ है या जहाँ भी आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उन लोगों से बड़ी अट्रैक्शन होती होगी जो इंग्लिश में बात करते होंगे। नॉन इंग्लिश कैंडिडेट की तरफ आपको अच्छा ही नहीं लगता होगा, या अगर अच्छा लग रहा है तो आपका कॉलोनियल माइंडसेट नहीं है। ठीक है ना, वहीं से पता लगा लेना आप। अब कह रहे एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे फॉर्मर सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि इंग्लिश लैंग्वेज इन इट्स लीगल अवतार वो कॉम्प्रिहेंसिबल ही नहीं है। 99.9% जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते हैं लीगल अवतार, लीगल मैटर्स को भी। अब कल्चर की बात करें तो आपको खुद ही बताओ, वेस्टर्न ड्रेसेस पहने हुई लड़कों को लड़कियां पसंद आती हैं। फूड में भी हम देखो ब्रेड्स खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे होते हैं, पास्ता खा रहे होते हैं, पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। हमें कौन सा सांभर डोसा पसंद आ रहा है, कौन से हमें मक्के की रोटी साग पसंद आ रहा है। हमें वहाँ भी ऐसा लगने लगता है कि हम ना बड़े इन्फीरियर हैं। हमारे जो ड्रेस कोड हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में ही चले जाओ आप, सारे प्रोफेशनलिज्म, सारे वो कोट पैंट पहनते हैं। कौन सूट को बहुत प्रायोरिटी दे रहा है, कौन साड़ियों को बहुत प्रायोरिटी दे रहा है। लॉ इंस्टीट्यूशंस की बात करोगे तो बहुत सारे जो कॉलोनियल लॉज हैं, आईपीसी है, फॉरेस्ट लॉ है, सेडिशंस है, क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, ये सब रूटेड है एस्टैब्लिश कंट्रोल रादर देन सर्विस करने का काम इनका कम है, कंट्रोल करने का ज़्यादा है। अब इससे भी पता चलता है कि लॉ इंस्टीट्यूशंस में भी। दूसरा, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो इकोनॉमिक मॉडल भी हमने बाहर से ही लिया है ना। प्राइवेट कैपिटल को कैसे एम्पावरिश करना है वो भी हम सब बाहर से ही सीख रहे हैं। नॉलेज सिस्टम, इंडिजिनियस जो नॉलेज सिस्टम है वो हमें भूल ही गया है। हमें इम्पोर्टेड रिसर्च और इनोवेशन पसंद आती है। आयुर्वेदा से कितने लोग इलाज कराते हैं, सच में बताना कसम खा के, कितने लोग आयुर्वेदा से इलाज करा रहे हैं, कितने लोग सिद्धा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी लोग ना उसको अनसाइंटिफिक कह देते हैं। सर में दर्द हुआ नहीं, सीधा डिस्प्रिन खाने जाते हैं, हम उसका आयुर्वेदिक इलाज नहीं करते हैं। वेस्टर्न मेडिसिन हमें स्टेटस लगती हैं, ये स्टेटस है, इसको खाने से लगता है कि यस आपके पास पैसे हैं। अब कॉलोनियल माइंडसेट इसका समझ आ गया, कैसे पता चलेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये देखना। इम्पैक्ट कॉलोनियल माइंडसेट का ये पड़ता है ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच, यानी कि परवेजिव लाइसेंस परमिट स्टाइल स्टेट, इंट्रूसिव पॉलिसिंग, कमांड एंड कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी विद कॉलोनियल गवर्नमेंट्स, यानी कि फोकस ऑन कंट्रोल रादर देन फैसिलिटेशन। ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच का मतलब ये है कि फिर हमारा जो कंट्रोल कमांड वाला मामला है, हम कॉन्टिन्यूटी, कॉलोनियल गवर्नेंस जो हमारे सियात आ गई है उसमें हम चीज़ें फैसिलिटेट नहीं करते हैं, हम कंट्रोल करने की तरफ चलते रहते हैं, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद सीकिंग फॉरेन वैलिडेशन चाहिए हमें अपनी हर एक चीज़ के लिए।
हम अपने कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड ऐसे चाहते हैं जो फॉरेन से मैच करें, हमारी एकेडमिक्स ऐसी हो जो फॉरेन से मैच करें, हमारे पॉलिसी डिज़ाइन ऐसे हो जो वहाँ से मैच करें। और सोचो आप, ये जो हम बात करते हैं ना रेसिज्म की, है ये तो बड़ी काली है ये तो बड़ा गोरा है, ये जो गंदी हरकतें होती हैं, इस तरह के जो रेसिस्ट बन जाते हैं हम, ये भी कॉलोनियलिज्म का ही दिया हुआ है। लाइटर स्किन टोन्स, डीप सीटेड प्रेफरेंस क्या होती है लाइटर स्किन टोन्स की, है ना, स्किन फेयर होनी चाहिए। ये बहुत हमारे यहाँ तो वेडिंग्स के अंदर भी बड़ा यूज़ होता है कि लड़की गोरी, अच्छा लड़का गोरा, हाँ ठीक है फिर तो अच्छी शादी होगी इनकी। सोशल डिफरेंसेस की बात है, कास्ट स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा है, कॉलोनियल सेंसस से ही आया है ये इंडियन सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अब कल्चरल मूवमेंट क्या क्या चली ताकि कॉलोनियल माइंडसेट टैकल हो सके, तो कह रहा है 1875 में ही आर्य समाज बनाया गया और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मूवमेंट को तैयार किया कि बैक टू द वेदास। अगर ये स्लोगन आ जाए किसका है तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया है, जिसका काम ही यही था कि हिंदुज़म को प्योरीफाई करना, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को रिजेक्ट करना। ठीक है, अब आता है रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में इसको बनाया ताकि यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ ऑल रिलीजन्स एम्फसाइज की जा सके। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो 1905 से लेकर 1908 तक इन्होंने वेस्टर्न गुड्स को, कल्चरल कंजम्पशन को रिजेक्ट किया। इंडिजीनियस टेक्सटाइल, म्यूज़िक, आर्ट, थिएटर की तरफ ये बहुत आगे बढ़ गए। महात्मा गांधी जी ने विजुलाइज किया स्वदेशी को एक इम्पॉर्टेंट टूल है वो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो ये अभिंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है। इसका सारा फोकस है वेस्टर्न एकेडमिक चीज़ों को रिजेक्ट करना और इंडियन आर्टिस्टिक स्टाइल को रिव्यू करना और इंस्पिरेशन लेना फ्रॉम मुगल पहाड़ी आर्ट। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की बात करें तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड हैं नेशनलिज्म से, हिस्ट्री लिखना, फोकस ऑन नेशनल प्राइड पे काम करना। एम.जी. रनाड़े हैं, राधा कुमुद मुखर्जी है, आर.सी. मजूमदार है, ये सारे के सारे ऐसे कल्चरल मूवमेंट, इनकी वजह से सारा ध्यान इनका क्या है, कॉलोनियल माइंडसेट को इस तरह से टैकल करना। तो इस तरह से किया गया, चाहे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बनाया गया। तो याद रखने वाली चीज़ यहाँ पर क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सी कल्चरल मूवमेंट किसके थ्रू की गई है। आप बात को समझ रहे हो, और किस तरह से की गई है ये ज़रूर याद रखना है आपने। यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा लो, आप ये याद करने वाला मामला है। अब इनिशिएटिव और क्या लिए गए जिससे कि कॉलोनियल वेस्टेजेस रिमूव हो पाए, है ना। तो कॉलोनियल वेस्टेजेस को रिमूव करने के लिए बहुत सारे लॉज को रिपील किया गया। क्या किया गया, लॉज को रिपील करा गया। 1500 ओल्ड और ऑब्सोलीट कॉलोनियल एरा के जो लॉ थे उसको रिप्लेस करके, आपको पता है भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको BSA बोलते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि सब कुछ हमने रिप्लेस करा। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक शब्द आया था अभी, वेस्टेजीज आया था ना। वेस्टेजीज का मतलब क्या होता है, कॉलोनियल वेस्टेजीज को रिमूव करने का मतलब है, देखो एक तो आपका इसका मतलब इन कॉलोनियल हिस्ट्री में क्या आ जाता है कि ऐसी चीज़ों को हटाना कि जहाँ पर हमें लग रहा है कि डोमिनेंस जो है वो बाहर के लोगों का है, बाहर की आइडियोलॉजी के डोमिनेंस को हटाने के लिए, फिजिकल स्ट्रक्चर्स में हटाने के लिए हटाया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने इसीलिए बनाई ताकि मदर टंग का फोकस कर पाए हम, भारतीय भाषाएं। राजपथ का नाम हमने चेंज किया, कर्तव्य पथ रखा। रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा, 2016 में ही रीनेम हुआ। रिवाइवल किया, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब किया गया। न्यू नेवल इंसाइन बनाए गए सेंट जॉर्ज क्रॉस के थ्रू। रेलवे बजट को मर्ज किया गया। बिप्लोबी भारत गैलरी इनॉग्रेट हुई विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता। तो ये सब कुछ करा गया है ताकि कॉलोनियल माइंडसेट खत्म हो। तो पेपर में आ सकता है कॉलोनियल माइंडसेट को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, या हिस्टोरिकली क्या क्या किए गए हैं आपको ज़रूर पता होने चाहिए। फिर कह रहा है वे फॉरवर्ड में फॉलोइंग पंच प्रण प्रेजेंटेड बाय इंडियाज PM, यानी कि रिजॉल्व किए गए हैं डेवलप्ड इंडिया में हर तरह का ट्रेस कॉलोनियल माइंडसेट। लेगेसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ लेगेसी लें, सिटीजन अपनी ड्यूटी निभाएं, वो बहुत ज़रूरी है। पंच प्रण इसीलिए इसको 5 प्रिंसिपल्स कहते हैं या 5 प्लेजेस कह लो आप। कॉग्निटिव डिकोलोनाइजेशन का मतलब है कि पॉलिसी के थ्रू हमें इंडियन भाषाओं को प्रमोट करना है। बिहेवियरल इकोनॉमिक शिफ्ट लगाने की ज़रूरत है। मिशन लाइफ हम लाए तो हम यही बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो, कल्चरल रिवाइवल हो। इंडिजिनस फेस्टिवल एंड क्राफ्ट इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं हर साल 21 जून को।
प्रमोट करना प्लूरलिज्म फॉर्म ऑफ लिबरेटरी थिंकिंग, यानी एक एपिस्टेमिक डीलिंकिंग करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, हमें अपने प्लूरल थिंकिंग को एक्सेप्ट करना है रादर देन डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न नॉलेज। प्राइड प्लस हेरिटेज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आएगा? जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने में आगे से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि रिसेंटली एक रिलीज हुई रिपोर्ट जिसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस विद चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। तो स्टडी ऑफ कैपेसिटी एट द फ्रंट लाइन करके इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है ये, जिसमें इवेल्युएट करा गया इंडियन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की फंक्शनिंग को 10 ईयर्स के लिए आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अब जो ये सिस्टम है जुवेनाइल जस्टिस इन इंडिया का, ये देखते हैं। देखो ये ना बेस्ड ऑन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में है और इसको रिप्लेस करा गया है। इसको अमेंड करा गया था जे केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2021 में। इसमें क्या करता है? ये कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, तो इट डिफाइन चाइल्ड एज अ पर्सन जिसकी अभी कंप्लीट नहीं हुए 18 ईयर्स ऑफ एज। जुवेनाइल की बात करें तो इसकी चाइल्ड है जो बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स है। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब क्या है कि बच्चा जो कि 18 साल से कम का है और वो ऑफेंस करता हुआ पकड़ा गया है अगर, तो उसको हम बोल देते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब इसके कई सारे की प्रोविजंस जे एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में दिए हैं। इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बिठाया गया है, इम्प्लीमेंटेशन एक्ट के लिए मॉनिटरिंग बिठाई गई है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको बिठाया गया है। अब ना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के साथ इश्यूज क्या हैं उस पर बात करते हैं। पहला इशू है इनकंसिस्टेंट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यानी कि पता चला 2023-24 में 707 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड थे 765 डिस्ट्रिक्ट में और 18 स्टेट एंड यूटी थे जम्मू एंड कश्मीर में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अनइवन कैपेसिटी है, यानी ऑफ द 470 आउट ऑफ 707 24% फंक्शन करते हैं बिना फुल बेंच के। ठीक है ना। वीकर चाइल्ड सेंसिटिव एडजुडिकेशंस हैं ये। फिर राइजिंग पेंडेंसी, यानी 50% जो जुवेनाइल जस्टिस हैं वो केस फाइल किए गए बिफोर 362 JJBs रिमेन पेंडिंग रहे हैं, यानी यहाँ पर पेंडेंसी रेट बहुत ज़्यादा है उड़ीसा के अंदर, कर्नाटका के अंदर। ओवरसाइट की दिक्कत है, ओवरसाइट ऑफ चिल्ड्रन इन कस्टडी, इसकी वजह से कई सारे स्टैट्यूटरी टारगेट मीट नहीं हो पाते हैं। JJB कंडक्टेड ओनली 810 इंस्पेक्शन करी है खाली अभी तक। हाई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन ऑब्जर्वेशन होम, 83% टोटल जो बच्चे हैं वो कस्टोडियल फैसिलिटीज़ में ऑब्जर्वेशन होम पे लाए जाते हैं। वो बहुत सारे पेंडेंसी इंक्वायरी चल रही है, बताओ बच्चों के साथ ये हाल है। फिर वीक एक्सेस है, कोई सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी नहीं है ऐसी कि जो ऐसे डेटा को निकालती हो और जुवेनाइल केसेस को देखती हो। स्पार्स फंडिंग है, डिस्पाइट अवेलेबल फंड फॉर JG इसको यूटिलाइज ही नहीं किया जाता। तो इसी बात पे इम्पॉर्टेंट जुडिशल प्रोनाउंसमेंट की गई हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को लेके। शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेगुलर विजिट होगी डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की, ताकि वो डिटेन्ड जुवेनाइल चिल्ड्रन को राइट के उनको देख पाए, बच्चे का कोई राइट वायलेट ना हो। इसीलिए याद रखना जुवेनाइल जस्टिस केस में ये क्या याद रखने का है, शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर संपूर्ण बेहुरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट और यूटीज को डायरेक्ट किया है कि वो JGB और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को प्रॉपर फंक्शनिंग करें, कोई भी केस बैकलॉग में ना रहे, क्योंकि बच्चे का सवाल है। तो वे फॉरवर्ड में क्या कहा जा रहा है, कैसे स्ट्रांग होगा हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, हमें रिकमेंडेशन इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में दी है कि हम सबसे पहले JJB की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करें। एडुकेट पर्सनल जो भी ज़रूरत है, जजेस की, सुपरिटेंडेंट, प्रोबेशन काउंसलर, सबको वहाँ पे टाइप को कोई भी वेकेंट नहीं होनी चाहिए पोजीशन। फिर लिवरेज करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कब सीखोगे, डेटाबेस जो पुलिस का सेंट्रलाइज है उसको लिंक कर दो आप, जो भी ऐसे बच्चे का ट्रैक करके रखो, जो भी बेस्ट इंटरेस्ट में हो बच्चे के वो करना है। ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करो, फास्ट ट्रैक जुवेनाइल कोर्ट्स बनाओ, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करो, जुवेनाइल हैंडलिंग करो। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि हमें इंडिया के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। डिसाइसिवली हम मूव करें, चाइल्ड सेंटरिंग राइट बेस्ड फ्रेमवर्क पे काम करें और कैपेसिटी गैप्स को हमें ख़त्म करना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हमें केस ट्रैक करने हैं, रेगुलर ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना है, ताकि हम बच्चे को इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ उसके आउटकम्स को इम्प्रूव कर पाएँ।
अब बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला है कि एआई जो स्कूल में है ना, वहाँ के कह रहे हैं कि वहाँ के सिलेबस में यानी कैरिकुलम में बच्चों के स्कूलों में एआई का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करना है। ठीक है, तो हम इस पे बात करते हैं कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो क्या कहता है, यहाँ पे ना डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्पेशली इंट्रोड्यूस किया है कैरिकुलम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीटी सभी स्कूल में क्लास 3 से स्टार्ट हो जाएगा एकेडमिक सेशन 2026-27 में। ठीक है, तो मुबारक हो सारे स्कूलों के बच्चों को, है ना। अब इस स्टेप से होगा क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक तो अलाइन करेंगे हम नेशनल कैरिकुलम से, दूसरा गोल ये है कि जो बच्चे की लर्निंग थिंकिंग टीचिंग है ना, ग्रेजुअली एक्सपेंड कर जाए टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ एआई फॉर पब्लिक गुड। ठीक है, फिर कैरिकुलम डेवलप करना है। जो सीबीएसई है उसने एक एक्सपर्ट कमेटी को बिठाया है डेवलप करने के लिए एआई एंड सीटी कैरिकुलम। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो टीचर ट्रेनिंग है, लर्निंग टीचिंग मटेरियल है, निष्ठा प्लेटफॉर्म है, बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, ये काम करेगा, इसको इम्प्लीमेंट कराएगा सभी स्कूलों में। अब क्या रोल है एआई और सीटी का बच्चे की एजुकेशन पे समझते हैं। देखो, इससे ना कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चे के अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आएगी, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील कर पाएगा, उसके पॉसिबल सोल्यूशन निकाल पाएगा। उसके लिए ना 4 तरीके हैं, डीकॉम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिथम्स। 4 की टेक्निक समझ गए। डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब वो सीखेगा। फाउंडेशनल स्किल भी उसकी सुधरेगी, जब अर्ली एज में उसको एआई से ना क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग उसकी डेवलप हो जाएगी बच्चे की, मेटा स्किल्स वगैरह वो सीख जाएगा, लिटरेसी न्यूमरेसी उसकी डिजिटल एज में बहुत अच्छी हो जाएगी। उससे ना एक बड़ा काम और होगा, एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन भी बढ़ेगा, डाइवर्स नीड्स पूरी होंगी। डिसेबिलिटी बच्चे के लिए तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशल नीड के बच्चे हैं, तो यूनिसेफ का ना एक एक्सेसिबल डिजिटल टेक्स्ट बुक इनिशिएटिव है, इसमें एआई का इस्तेमाल किया गया था एजुकेशनल टूल्स में, ताकि उसकी लर्निंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, और चाहे कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा भी है उसको भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो कर पाएगा, इसीलिए बनाया गया है डिजिटल टेक्स्ट बुक इनिशिएटिव। फिर इम्प्रूव होगा इससे बच्चे की फाउंडेशनल लिटरेसी और लर्निंग आउटकम्स। यानी ब्राज़ील में जो लिटरेस प्रोग्राम है उसने पता है क्या किया, एआई पावर्ड फीडबैक मैकेनिज्म तैयार करा, जिससे लोगों की लिटरेसी बढ़ी, सोशो इकोनॉमिक जो बैरियर होते थे वो हटने शुरू हो गए। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होता है यानी ये। फिर जब आप पर्सनलाइज लर्निंग और मेंटोरशिप की बात करते हो तो एआई से आप लर्निंग पाथवेज से इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ, लर्निंग स्पीड, ये सब बढ़ेगी। साउथ कोरिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, उसने एक एआई पावर्ड डिजिटल टेक्स्ट बुक बनाया है, जिससे स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी, पर्सनलाइज लर्निंग, उसको प्राइवेट कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ये सब कुछ हुआ है। समझ रहे हो आप, ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है फ्यूचर रेडीनेस की बात करें तो ऑटोमेशन ट्रांसफॉर्म्स इंडस्ट्रीज। जो एआई कैरिकुलम है नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्किल्ड एंड अडेप्टेबल हो जाएगा टू रैपिडली चेंजिंग जॉब मार्केट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रिडिक्ट किया है जो 40% कोर स्किल है ना, वो ज़रूरत पड़ेगी सभी जॉब्स में, एंड इट विल चेंज विद इन 5 years। अब चैलेंजेस क्या है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई एंड सीटी इन एजुकेशन, तो रिस्क है डिस एजुकेशन का, यानी कि जब एआई सीटी आएगा तो हो सकता है सिस्टमेटिकली इंसेंटिव टू लर्न हट जाएं, मशीन्स इंस्टेंटली आंसर करेंगी, तो इससे इंटर जनरेशनल लर्निंग का लॉस हो सकता है। और इस समय बहुत ज़रूरत है टीचर्स के लिए भी वो अपनी अपस्किलिंग कर लें, क्योंकि आप लगा लो जो टीचिंग फोर्स है ओवर 1 करोड़ एजुकेटर्स के पास डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी, उनको रीस्किलिंग अपस्किलिंग की बेहद ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर नेक्स्ट है लोकलाइजेशन। एआई मॉडल्स आर ऑफन नॉट अवेलेबल इन लोकल लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे आपको, उसके लिए आपको भाषा, फिर कॉलोनियल माइंडसेट वाली बात आ गई। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो भारत में स्पेशली बड़ी दिक्कत है कि 9% स्कूल्स में सिर्फ एक टीचर है। मैनी स्कूल्स में तो बेसिक एम्यूनिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स ही नहीं है। करिकुलम फ्लूइडिटी एंड रेलेवेंस, देयर आर डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग स्टैटिक सिलेबस फॉर रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे स्पेसिफिक स्किल्स होती है, वे बिकम ऑब्सोलीट विद इन अ फ्यू ईयर्स। कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला पार्ट भी।
सोचो आप कि जो आप आज बच्चों को सिखाओगे वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं बच्चे पे पड़ेगा। स्टूडेंट जो होगा वो एआई चैट बोर्ड से पता नहीं क्या क्या शेयर करेगा, इमोशनल डिपेंडेंसी, प्राइवेसी उसकी बढ़ जाएगी। कई लोगों को मैं अभी भी देखती हूँ, वो कहते हैं कि हमारा वर्चुअल पार्टनर है चैट जीपीटी, हम तो उससे अपनी सारी बातें करते हैं। आप समझ रहे हो। तो करंट इनिशिएटिव भारत सरकार ने क्या लिया है, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस इनिशिएटिव लिया गया है कि क्लास 6th और 12th में स्किल सब्जेक्ट हो एआई। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एआई वो बनाया गया है, स्किल्ड इंडिया डिजिटल हब है, युवा एआई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सारा तैयार करा गया है। अब वे फॉरवर्ड में कह रहा है करिकुलम फोकस यानी एजुकेशन इन एआई शुड बी ट्रीटेड एज बेसिक यूनिवर्सल स्किल, और इसको लिंक करना है वर्ल्ड अराउंड अस, एंड करिकुलम ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। दूसरा, अनप्लग्ड अप्रोच को अडॉप्ट करना है, तो फॉर रीजन विद लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर करिकुलम अडेप्टेबल होना चाहिए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग लॉजिक के साथ चलता हुआ होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन एआई के साथ मैथ साइंस ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे उरुग्वे में ना एक सेलिबल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, तो वो अच्छा चल रहा है उनका। एआई एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाइड स्किल्स को फॉर जो बच्चे पुराने हैं क्लास 9 से 12th में हैं उनको भी बनाओ कि आगे चल के वो एंटरप्रेन्योर बने, जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर ना बने। जैसे वेस्ट अफ्रीका में बता रहा है कबाकू एकेडमीज, तो एआई क्या करता है 24/7 मॉनिटरिंग के लिए फीडबैक असाइनमेंट वगैरह देता है ताकि यूथ लोकली रेलेवेंट बिजनेस कर पाए। समझ रहे हो। तो ये आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट। जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट दूसरी कंट्रीज में हो रहे हैं एंड इट कैन ऑल्सो अप्लाई इन इंडिया, यू कैन राइट दोज एज अ फीडबैक कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और साथ में इस्टेब्लिश करना है एथिकल एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल। तो जो बच्चे बात करेंगे आई से सेफ्टी मस्ट बी मिनिमम थ्रेशोल्ड बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिसी मेकर ऐसा बनाए जिससे चैट अच्छे से हो भी जाए उनकी और बहुत डिपेंडेंसी भी ना हो। अब देखो आगे यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि एआई को जब आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग से करोगे ना स्कूल एजुकेशन में, तो डिसाइसिव स्टेप है टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग इंडिया के बच्चों को एज अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन येट ह्यूमन सेंट्रिक फ्यूचर उनका बनाने के लिए। ठीक है। तो ऐसी अप्रोच क्या करेगी, डेमोक्रेटाइज करेगी टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस को, स्किल गैप को रिड्यूस कर देगी, है ना। यूथ के जो यंग लर्नर्स हैं वो एआई को खाली यूज़ नहीं करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगी उनका। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ इन शॉर्ट है जिसमें हम पहला करेंगे कि सेकंड वर्ल्ड समिट हुई है सोशल डेवलपमेंट के लिए। कहाँ हुई है, दोहा कतर में हुई है। और दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन वर्ल्ड सोशल समिट भी इसको कहते हैं। इसको कन्वीन कौन करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। फर्स्ट वाली समिट कहाँ हुई थी, कोपेनहेगन डेनमार्क में 1995 में हुई थी। इसमें ना कोपेनहेगन जो डिक्लेरेशन थी ना सोशल डेवलपमेंट के लिए, उसमें यही था हमें एनवायरनमेंट को इनेबल बनाना है, पॉवर्टी हटानी है, फुल एम्प्लॉयमेंट करना है, सोशल इंटीग्रेशन, इक्वालिटी वुमेन एंड मेन के बीच में, एजुकेशन हेल्थ के लिए, अफ्रीका का एक्सलेटिंग डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करना है ना, और एलोकेट करना रिसोर्सेज को सोशल डेवलपमेंट के लिए। सोशल डेवलपमेंट में आपस में साथ में रह के चलना। अब ये ना निकाली क्यों जाती है, समिट होती क्यों है, ताकि ना गैप ख़त्म हो कंट्रीज़ के बीच में। और ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को भी तो हमें हराना है ना। हमने G20 ब्राज़ील के प्रेसिडेंसी में देखा ना, बहुत परेशान है दुनिया भुखमरी से, गरीबी से, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर फोरम यहाँ तैयार करा गया है। अब की हाईलाइट क्या है दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन की, कि रिन्यू करने हैं हमें कमिटमेंट, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो मॉनिटरिंग रोल इनका यही है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो अप एंड रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन। 3 पिलर्स को रीअफर्म किया गया है। फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर को इन्होंने कहा है कि सिलविला कमिटमेंट को आगे से आगे वेलकम करना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशनल बैन करना है टोबैको पे। तंबाकू से बहुत परेशान है हम। 80% वर्ल्ड का, यहाँ पे कहा जा रहा है 80% जो वर्ल्ड का जो 1.3 बिलियन टोबैको यूज़र है ना, वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में रहते हैं। अब देखो टोबैको में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, सिगरेट है, स्मोकिंग है, वाटर पाइप है, सिगार है, हीटेड टोबैको है, पाइप टोबैको है, बहुत है। अब इससे ना देखो परेशानी की बात तो है ये। WHO के मेंबर्स ने कहा भाई WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन करने की ज़रूरत है, 183 कंट्रीज़ का पार्ट है। जनरेशनल टोबैको बैन का मतलब है कि लाइफ टाइम के लिए टोबैको बैन करना, यानी एक ऐसी पॉलिसी लाना जो परमानेंटली सिगरेट की अदर टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल को ख़त्म कर दे।
एक स्पेसिफाइड डेट के बाद लीगली परचेज टोबैको एट एनी एज कभी भी नहीं किया जा सके। मॉनिटरिंग करना है इसके यूज़ में, वार्निंग देनी है हार्म, जबकि सब किया जाता है। बैन लगाया जाता है एडवर्टीजमेंट में, टैक्सेस रेस किए जाते हैं, इलिसिट ट्रेड हटाया जाता है, न्यू निकोटिन प्रोडक्ट्स को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन फिर भी हम बहुत दुखी हैं। अब रिपोर्ट्स इन न्यूज़ की बात करें तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने क्या मेजर फाइंडिंग देखी है कि 2,25,000 भारत के सिटीजन्स ने नेशनैलिटी एक्वायर की है OECD कंट्री में। OECD कंट्रीज़ के नाम कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तो बहुत बार बता के थक चुकी हूँ, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट 2025 की रिपोर्ट इसको रिलीज करता है UNDISA, यानी यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। अब ये कह रहे सिटीज आर नाउ 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी 8.2 बिलियन यहाँ पर सिटीज़ जो है वो इसका पार्ट है। मेगा सिटीज़ यहाँ क्वाड्रपल्ड हो गई हैं। जकार्ता इंडोनेशिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सिटी है, फॉलोड बाय ढाका बांग्लादेश एंड ऑल। इंडिया की 44% पॉपुलेशन जो है वो टाउन्स में रहती है, और इंडिया अलॉन्ग विथ 6 अदर कंट्रीज विल ऐड मोर देन 500 मिलियन रेसिडेंट्स को भी यहाँ ऐड करता है। तो ये रिपोर्ट समझ में आ गई। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कल्चर के अंदर हम देखेंगे यूनेस्को ने ना क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सेलेक्ट की है लखनऊ को। तो याद रखना है, पहले तो हैदराबाद तो थी ही, अभी सेकंड सिटी लखनऊ बन गई है गैस्ट्रोनॉमी। समझते हैं गैस्ट्रोनॉमी क्या है, कैसे कैसे आया और क्यों लखनऊ को सिलेक्ट किया गया है। माइट बी द क्वेश्चन, तो ये पता होना चाहिए आपको। देखो, नवाब के जो असदुद्दौला थे, याद होगा आपको, इन्होंने ना अपनी कैपिटल को रिलोकेट किया था, अवध से लखनऊ बनाया था 1775 में, एस्टीम स्टेटस दिया था। इसको निकनेम दिया जाता है सिराजे हिंद, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट, पोइट्री, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के लिए, गोल्डन सिटी है इंडिया की रिफाइनमेंट एंड एपिक्यूरियन एक्सीलेंस के लिए। चिकन करी का सूट भी आप यहीं से पहनते हो। अब ना आगे इस पे बढ़ने के लिए पहले ना श्रीनगर में देखो क्राफ्ट, ये सब हमारे UCCN सिटीज़ का पार्ट है। जयपुर में भी क्राफ्ट एंड फोक आर्ट होता है, ग्वालियर में म्यूज़िक होता है तानसेन की वजह से, गैस्ट्रोनॉमी अभी हमने देखा ही। इसके अलावा मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री, कोझिकोड में लिटरेचर है, हैदराबाद अगेन, वाराणसी में म्यूज़िक, ठीक है ना, चेन्नई में म्यूज़िक। ये सारा ना याद रखना है कहाँ पे क्या क्या है। अब हमने समझ लिया गोल्डन सिटी। अब अंडर द रॉयल पैट्रोनेज क्या होते थे, जो भी बावर्ची होते थे ना या रखबदार होते थे, नवाब की किचन में बैठते थे, इनको बड़ा ही स्लो कुक दम पुख्त टेक्निक आती थी। क्या कबाब, क्या कोरमा, क्या बिरयानी, शिरमिल, शुकी टुकड़ा बनाते थे, ये शाही टुकड़ा जॉरी। अब अदर की फीचर क्या है लखनऊ का? आर्किटेक्चरल सिंथेसिस, यानी जो सिटी की आइडेंटिटी है रूटेड इन इट्स यूनिक फ्यूजन ऑफ मुगल एंड अवधी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस में। टेंजिबल एसेट है 12 इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, भूल भुलैया, ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। अब नवाबी फीचर क्या है? फिश मोटिव का इस्तेमाल किया जाता है, छत्तर्स का, लखोरी ब्रिक्स का। तो इंटेंजिबल एसेट क्या है? जैसे लखनऊ क्विज़न है, इसमें कॉम्बिनेशन है मुगल प्लस अवधी कस्टम्स का। ट्रेडिशनल डांस लाइक कथक है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक चिकनकारी है, ये सभी लखनऊ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तो खाना, क्या तो उर्दू की पोइट्री, क्या गज़ल तो क्या कथक, ये सब है। अब यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी जो नेटवर्क है ये क्या है? ये ना 2004 में ना एक फ्लैगशिप सिटी प्रोग्राम चलाया गया था। जब ये टूरिज्म किया ना जा जाके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नॉमिनेट करवाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनके साथ मिलके हर 2 साल में कुछ ना कुछ ये कॉल फॉर एप्लीकेशन निकालते हैं। क्यों करते हैं ये? ताकि एक तो कल्चर, क्रिएटिविटी इज इक्वल टू अर्बन डेवलपमेंट हो पाए, अर्बन प्लानिंग और अच्छी हो पाए, और उसका SDG गोल नंबर जो 11 है, बताओ क्या है, उसको फुलफिल करने के लिए भी ये काम किया जाता है, ताकि जो सिटीज़ हैं, पूल रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, ये सब आगे से आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। और 8 क्रिएटिव फील्ड्स हैं, ये भी ध्यान रखना, आर्किटेक्चर है, क्राफ्ट है, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक एंड मीडिया आर्ट्स। तो यूनेस्को ही डेजिग्नेशन देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि हमने क्यूलिनरी हेरिटेज को प्रमोट करें, ट्रेनिंग प्रमोट करें, मार्केट का एक्सेस बढ़े, लोकल वेंडर्स आगे से आगे प्रमोट हों, स्मॉल जो फूड एंटरप्रेन्योर्स थे उनको जगह मिले। तभी तो इतने देख नहीं रहे हो आजकल आप स्ट्रीट फेस्ट कितने चलते रहते हैं, स्ट्रीट का लोकल फूड खाते रहते हैं लोग, वो इसीलिए किया जाता है, ठीक है, ताकि एक डेवलप फूड लेड टूरिज्म सर्किट भी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक करने वाले हैं भगवान बिरसा मुंडा के लिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी
कोमैमोरेट हुई, इसका नाम है जनजातीय गौरव दिवस। फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल लीडर थे भगवान बिरसा मुंडा। अर्ली लाइफ क्या है, ये पैदा हुए थे उलूहतू खुंतू झारखंड के अंदर डिस्ट्रिक्ट में 1875 में। मुंडा ट्राइब से थे, छोटा नागपुर प्लेट्यू में रहते थे, प्रेजेंट डे वो झारखंड में है। इनकी टीचिंग पता है क्या थी, ये कहते थे मोनोथिज्म, यानी एक परमात्मा का जो बिलीफ है, परमात्मा एक ही है, प्रीच भी यही करते थे ये। न्यू सेक्ट बनाया था इन्होंने बिरसेत करके, और रिवाइवल हुआ ट्राइबल फेथ का। ही रिजेक्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी का इन्होंने इन्फ्लुएंस रिजेक्ट कर दिया था। ट्रेडिशनल मुंडा रिलीजियस रिफॉर्म प्रैक्टिसेस की थी। मॉरल डिसिप्लिन की बात करें तो क्लैनलीनेस है, हार्डवर्क है, अल्कोहल को अवॉइड करने की बात है, प्योरिटी लाने की ज़रूरत है पर्सनल सोशल लाइफ में, वो सारे काम भी इन्होंने किए। डेथ एंड लेगेसी की बात करें तो इनकी मृत्यु हो गई रांची के जेल में, कॉलरा हो गया था 1900 में, इनको डेथ हो गई। तो इनको भगवान कहा जाता है, धरती अब्बा, फादर ऑफ अर्थ कहा जाता है। नवंबर 15 को ही इनका, क्योंकि लेगेसी को ऑनर करने के लिए इनको जनजातीय गौरव दिवस ट्राइबल डे बनाया जाता है, ट्राइबल प्राइड डे अक्रॉस इंडिया। अब कॉलोनियल रेजिस्टेंस में भी इनका बड़ा योगदान है, जैसे कि मुंडा रेबिलियन, बिरसा मुंडा ने लॉन्च किया ओलोगन ग्रेट टर्मिल्ट मूवमेंट, मुंडा रेबिलियन 1899। स्लोगन दिया इन्होंने ब्रिटिश राज पर कि अबू राज सतर जाना, महारानी राज तुंदू जाना, यानी लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड आवर किंगडम बी स्टैब्लिश। तो मुंडा रिबिलियन बहुत पावरफुल रही है, फेमस थी। क्यों हुई, कॉज क्या था रिवोल्ट का, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 का चल रहा था, इसको अबॉलिश करना था। ट्रेडिशनल कुंतुकती सिस्टम लाना था, जॉइंट लैंड होल्डिंग वाला, ठीक है ना, कम्युनिटी ओनरशिप वाला। फिर ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस का काम करना था, बेत बेगरी करने के लिए, ठीक है ना, इम्पोज किया गया ऑन ट्राइबल्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस रिवोल्ट के, ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना, एक्सपेल करना दिक्षुस को, आउटसाइडर्स को, ट्रेडिशनल मुंडा को रिस्टोर करना, कंट्रोल ओवर लैंड, और एक इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट बनाना अंडर ब्रिटिश राज, बिरसा राज। अब आउटकम क्या थे इसके, बेगार सिस्टम को रिपील करना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लेकर आना। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, टॉपिक है हमारा कि 150 साल हो गए हैं आर्य समाज के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल आर्य समाज की जो समिट थी 2025 की, उसको एड्रेस किया ज्ञान ज्योति फेस्टिवल के नाम से, और 200 बर्थ एनिवर्सरी भी थी दयानंद सरस्वती की, और हमारे 150 साल हो चुके हैं आर्य समाज को बने हुए। तो महर्षि जो दयानंद सरस्वती थे 1875 में बॉम्बे में पैदा हुए, लाहौर के अंदर फाउंड इन्होंने महर्षि जो दयानंद सरस्वती को बनाया 1875 में, आर्य समाज को बनाया, और ये खुद ब्रांच ऑफ आर्य समाज लाहौर में इस्टेब्लिश की थी 1877 के अंदर। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की इन्होंने कि रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स जो हिंदू में हैं वो काफ़ी अच्छे से चले, और हमें अपने वैदिक रिलीजन्स को रिवाइव करना है। तो गोल क्या है आर्य समाज का, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, यानी मेक दिस वर्ल्ड नोबल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है आर्य ब्रांच का, हर लोकेटेड विलेज टाउन में आपको मिलेगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, वो इसके लिए काम करती है। यहाँ पे री इलेक्शन, परमिशेबल बैलेट वगैरह भी होता है। मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पे ना, अगर आपको समाज में जाना है 10 फंडामेंटल टेनेंट्स को मानना पड़ता है। पेमेंट होती है 1%, जो भी आपकी इनकम है वो आपको देनी होती है। पर्सन रिगार्डलेस ऑफ दिस कास्ट, आप इन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हो और रह सकते हो, सुन सकते हो। तो आर्य समाज की ब्रांचेज हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में। अब फंडामेंटल टेनेंट्स आर्य समाज के क्या हैं, गोल इनका क्या है, प्रिमोडियल सेल्फ है, सो रूट ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, गुड गॉड इज ऑल ट्रूथ, ऑल नॉलेज, ऑल ब्लिस वही हैं। वेदास ऐसी किताब है जो ट्रू नॉलेज है विद प्राइम ड्यूटी ऑफ ऑल आर्यस। आर्यस शुड ऑलवेज एक्सेप्ट ट्रूथ एंड रिजेक्ट अनट्रूथ। ऑब्जेक्टिव क्या है समाज का, डू गुड द वर्ल्ड, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, डील विद पीपल विद, बहुत ही अच्छे तरीके से लव करते हुए, कंसिडर करते हुए, इस तरह से करना है। लिक्विडेशन ऑफ इग्नोरेंस पे वर्क करना है, प्रमोशन करना है नॉलेज का। ऑल सब मैन, सभी इस तरह से फ्री हैं, उनको सोशल लॉज को पूरी तरह से निभाना है। कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं यूज़ करना जिससे किसी का अपलिफ्टमेंट रुके, हमें सभी के लिए अच्छे की कामना करनी है बेसिकली, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन क्या रहा है रिलीजियस रिफॉर्म का, मोनोथिस्टिक हिंदू हैं, ये प्रमोट करते हैं, रिचुअल चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म को ये बहुत ज़्यादा वो करते थे कि क्रिटिसाइज करते थे कि नहीं होना चाहिए। हाईली अनकन्वेंशनल स्टेप लिया था इन्होंने शुद्धि पे, प्योरिफिकेशन सेरेमनी करते हैं यहाँ पर ये,
और इन्होंने हु लेट चेंज देयर रिलीजन टू इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और अदर फेथ्स, उनको भी ये कहते हैं कि प्योरिफिकेशन होना चाहिए। हेल्प्ड मोपल्स ऑफ मालाबार्स टू रिकन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म में उनको वापस लेकर आए थे। वैदिक टीचिंग्स को थ्रू कुंभ वेद अभियान ये सब कराया गया था। सोशल रिफॉर्म की गई है टू गेट अनटचेबल्स इक्वल मेंबर्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। वुमेंस का यहाँ पर खाली गर्ल्स को पूरी की पूरी यानी इक्वल वेज में उनको इंटेलेक्ट नॉलेज देनी है और प्रैक्टिकल स्किल देनी है। तो इसी पे यहाँ पर वो कहते हैं कन्या महाविद्यालय जो जलंधर का है या कन्या पाठशाला देहरादून की है, वो इसीलिए बनाई गई ताकि वुमेन को भी आगे से आगे बढ़ा सकें। हैदराबाद का सत्याग्रह था, ये सत्याग्रह लॉन्च हुआ बाय आर्य समाज अगेंस्ट हैदराबाद निज़ाम ऑपरेसिव रूल, ताकि आर्य समाज प्रोपोगेट करने से बचें, इसीलिए बनाया गया था अगेंस्ट, ठीक है ना। हैदराबाद का जो निज़ाम था वो बहुत ऑपरेसिव रूल करता था, तो वैदिक टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने में हैदराबाद में हैदराबादी सत्याग्रह चलाया। महात्मा नारायण स्वामी उसमें काम करते थे, लाइक दैट। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल मूवमेंट भी बहुत रहा है इनका, चाहे रिलीजियस हो, सोशल हो, कल्चरल हो। इन्होंने हिंदी लैंग्वेज को बहुत सपोर्ट किया, खादी स्वदेशी को बहुत प्रमोट किया। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल ये बहुत इंस्पायर थे, बहुत खुश होते थे आर्य समाज को देख के। स्वामी श्रद्धानंद, सचिंद्रानंद नहल, ये सब के सब, वीडी सावरकर तक इवन बहुत मानते थे। एजुकेशनल रिफॉर्म के बेसिस पे इन्होंने कई गुरुकुल्स खोले, डीएवी स्कूल्स खोले। ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म्स करी, हर कोई जो आया गुजरात में वहाँ पे हेल्प करी। बीकानेर के फेमाइन, आवध के फेमाइन में बहुत हेल्प करी। हिंदी लैंग्वेज की प्रमोशन की बात करें तो हिंदू न्यूज़पेपर हैं, जर्नल्स हैं, आर्य दर्पण, ये सब इन्होंने बनाए। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की बात यहाँ बहुत ज़रूरी है आर्य समाज की करें हम। आर्य समाज ने आके ना सबसे पहले बात की इग्नोरेंट बिलीफ्स को हटाया, सुपरस्टिशंस को हटाया, ठीक है ना। वियरिंग चार्म्ड लॉकेट्स टू वार्ड ऑफ इविल आई, ये सब इन्होंने हटाया कि ये सारे ना सुपरस्टिशंस हटा दो कि एक लॉकेट से आपकी नज़र उतरेगी, ये सब बातें बेकार की हैं। डिस्क्रिमिनेशन हटाया इन्होंने, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया, योगा पे, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस के। इवन पता है इंडिया का जो मिशन लाइफ है ना, वो यहीं से प्रेरित होकर आर्य समाज की प्रेरणा से ही बनाया गया है। मतलब एडवोकेट क्योंकि ये करते हैं ना योगा, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, तो इसीलिए हमने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड बनाया हुआ है। वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए हाफ ऑफ इंडिया के वर्कफोर्स जो हैं, एग्रीकल्चर, ड्रोन दीदी, डिफेंस के लिए रफाले राइट है ना, सब वुमेन यहाँ पर काम कर रही हैं। तो वो भी कैसे आर्य समाज का ही एक दृष्टिकोण था, वो भी वुमेन को आगे से आगे आना चाहिए। एजुकेशन की बात करें, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ की बात करें कि कंपैशन होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वो भी हम आर्य समाज से सीख सकते हैं। तो आर्य समाज ने एजुकेशन प्रोग्राम बहुत चलाए हैं। डीएवी स्कूल चाहे आपने देखे हो, लाहौर में सबसे पहला खुला 1886 में, गुरुकुल कंगरी खुला। तो कंक्लूजन के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि आर्य समाज एक टाइमलेस प्रिंसिपल देता है जो हमेशा काम आएंगे ही आएंगे, हमेशा चलने वाले ही हैं। इससे वाकई इंडिया के एक सोशो रिलीजियस लैंडस्केप अच्छा होता चला जाएगा। ये हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं जिनको मूला शंकर भी बोलते थे। इनका बर्थडे February 12, 1824 में मोरबी, काथियावाड़, गुजरात में ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। अर्ली लाइफ की बात करूं तो इनकी एजुकेशन शुरू कब हुई? 5 साल की उम्र में इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। सीक्रेट थ्रेड इनको 8 साल की उम्र में मिला, तो उन्होंने फिर कई सारे रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन किए, वैदिक एजुकेशन पढ़ी, संस्कृत में पढ़ाई की इन्होंने। फिर ये भाग गए घर से, 21 साल की उम्र में साधु बन गए, 15 साल तक भटके, फिर साधु से पंडित बने। फिर अजमेर में इनकी डेथ हुई, राजपुताना में। गुरु इनके थे स्वामी विरजानंद सरस्वती, जिन पे चार्ज भी लगा था, ठीक है। की कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट तो की है इन्होंने, सेल्फ रूल इन्होंने सिखाया, बैक टू वेदास इन्होंने सिखाया, पाखंड, खंडनी, पटाखा, ये सब इन्होंने सोशल लेवल्स को हटाने के लिए किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉल्ड हिम एज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। वुमेन राइट्स के लिए उन्होंने काम किया। सत्य प्रकाश उन्होंने किताब लिखी जिसमें सारा ध्यान इनका वन सुप्रीम गॉड को करने के लिए है, ठीक है ना। लाइक दैट उन्होंने बहुत सारे काम किए, हिंदी लैंग्वेज को पॉपुलराइज किया, जो आपकी सत्यार्थ प्रकाश थी उसको हिंदी में लिखा, एजुकेशन के लिए काम किया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इनकी भी 150th बर्थ एनिवर्सरी रही अभी। सिंस 2014 राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में हम मना ही रहे हैं। अब ये पैदा कब हुए? 31 अक्टूबर को हुए थे 1875 में, नादियाड, गुजरात में। इनके फादर थे जबेर भाई, रानी लक्ष्मीबाई को सर्व करते थे उनकी आर्मी में, और इनके ही फादर ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी पार्टिसिपेट किया था। मैट्रिकुलेशन की इन्होंने 1897 में, फिर इन्होंने लॉ किया इंग्लैंड से।
1913 में लॉ कंप्लीट हुआ, फिर वापस इंडिया और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। अब इलेक्टेड थे कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से सैनिटेशन कमिश्नर के रूप में, नॉमिनेट हुए, प्रेसिडेंट बने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, फिर इलेक्ट हुए अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के प्रेसिडेंट, फिर कराची सेशन के प्रेसिडेंट 1931 में बने। ये फंडामेंटल राइट, ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी पास की इन्होंने। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे, फिर चेयरमैन बने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, होम एंड इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट में रहे, होम एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये इंडिपेंडेंट इंडिया में रहे हैं। जब ये इनकी डेथ हो गई तो 1991 में सरकार ने इनको भारत रत्न भी दिया था। जूनागढ़ कश्मीर का एनेक्सेशन हैदराबाद आप पढ़ोगे तो आपको सिर्फ इनसे ना इतना इंस्पिरेशन मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि आप बहुत खुश हो जाओगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो इनिशिएटिव है वो इन्हीं की वजह से लिया गया। 31 अक्टूबर को जैसी 140th इनका बर्थ एनिवर्सरी तभी लिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में बनाया गया इनको और है ना प्रेस करने के लिए। तो ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत कंट्रीब्यूशन है। खेड़ा का चाहे सत्याग्रह रहा हो 1918 का, उसमें इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर पेजेंट्स को टैक्सेस को रिफ्यूज़ करा, पे नहीं करना है आपने, कोई हार्डशिप नहीं लेनी है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनका बहुत योगदान रहा है, बहुत पॉपुलराइज की इन्होंने मूवमेंट गुजरात में। बरदौली सत्याग्रह में तो इनको लैंड ओनर्स को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज जो टैक्स कर देते इन्होंने बहुत पीटा इन द सेंस कि काफ़ी इन्होंने प्रोटेस्ट किया और एलिवेट करा, लोगों के दुर्दशा को, दिक्कतों को दूर करवाया। बिल्डर एंड कंसोलिडेटर रहे हैं मॉडर्न इंडिया के। जब हम इंडिपेंडेंट हुए 560 प्रिंसली स्टेट्स को यूनिफाई करना था, 40% इंडिया की टेरिटरी पॉपुलेशन को वो कवर करते थे। अगर ये ना होते तो वो हमारे प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया में कभी ना बन पाते। इंडिया पाकिस्तान का इतना युद्ध था उस समय। तो बहुत ही डिप्लोमेटिक, नेगोशिएशन, पर्सुएशन स्किल्स इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। आयरन मैन ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ये कहते थे ऑल इंडिया सर्विसेज को। इन्होंने ही गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट करी, तभी उसके बाद में जाके कोऑपरेटिव सेक्टर से ही अमूल का दूध आप पीते हो वहीं से बनना शुरू हुआ। तो बहुत ही वैल्यू रखते हैं सरदार पटेल जी। को एग्जिस्टेंस है इनकी, ही फेवर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ बिग इंडस्ट्रीज, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, इक्वलिटी लिबर्टी के प्रिंसिपल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, मिसयूज नहीं करना पावर का कभी भी। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इन्होंने ही ये जर्म डाले कि पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत वगैरह बनाई जा सके। एजुकेशन फेयर हो, राइट हो, मीडियम अपनी भाषा में पढ़ाया जाए, ऐसी हॉलिस्टिक एजुकेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल पसंद करते थे। अब 15 दिसंबर 1950 में इनका देहांत हो गया। इंडेलेबल लेगेसी रही, कंसोलिडेटर रहे भारत के। 150th बर्थ एनिवर्सरी है इनकी, रिमाइंडर है कि हम इनकी जो कमिटमेंट रहे हैं नेशनल इंटीग्रिटी को लेके, गुड गवर्नेंस को लेके, उसको आगे से आगे बढ़ाएं। न्यूज़ इन शॉर्ट की बात करोगे तो गुरु तेग बहादुर जी। तो नवंबर जो 24 का डेट है 350th मार्टरडॉम रहा है गुरु तेग बहादुर जी का। बॉर्न हुए अमृतसर में। यंगेस्ट चाइल्ड थे ये गुरु हरबिंद गोबिंद जी जो सिख गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी वो 9th सिख गुरु थे। इन्होंने चक नानकीन पंजाब टाउन बनाया, फिर बाद में वो श्री आनंदपुर साहिब बना। इनको क्राउन ऑनर दिया जाता था, हिंद की चादर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे इन्होंने बहुत मैसेज फैलाए हैं। सारे सुपरस्टिशंस के खिलाफ रहते थे ये भी। अनटचेबिलिटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं पसंद किया। इन्होंने ही हिम्स फीचर किए गुरु ग्रंथ साहिब में, जिनका सारा ध्यान इक्वालिटी, पीस एंड करेज पे रहता था। नेक्स्ट आया आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप, आपने देखा अभी पिछले दिनों रहा, और इंडियन वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम ने फर्स्ट एवर ओडीआई वर्ल्ड टाइटल खेला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फाइनल में। तो 1973 वर्ल्ड में इंग्लैंड में शुरू हुआ था आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप और इंग्लैंड ने जीता था। 2025 में होस्ट कंट्री इंडिया होस्टेड द करंट 13th एडिशन। मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स वन बाय ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इसमें थर्ड फाइनल आफ्टर 2005 और 17 के बाद से। ठीक है, जेई टैक्स की गाइस बात करें तो अंबाजी मार्बल मैंने आपको पहले भी बताया था, बानसकंता डिस्ट्रिक्ट गुजरात को मिला है, क्योंकि ये बहुत ही मिल्की वाइट कलर का नेचुरल ब्यूटी से बना हुआ है। इसको टेम्पल मेमोरियल में लगाने का बड़ा काम आएगा। मेरठ के बगल बहुत ही फेमस हैंडीक्राफ्टेड ब्रास है, विंड इंस्ट्रूमेंट है जो सेरेमनी, मिलिट्री के बैंड्स वगैरह में मेरठ से ये है। हाई क्वालिटी ब्रास इसमें यूज़ किया जाता है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ की बात करोगे तो एक्स प्रेसिडेंट जो चिली की हैं मिशेल बैशलेट, उनको ये मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2024। याद रखना आप, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ हर साल दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के थ्रू दिया जाता है।
और ये पर्सन किस बंदे को दिया जाता है, यहाँ पे कोई नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन नहीं आता है। यहाँ पर अगर आपने सही में क्रिएटिव फैक्ट ऐसे कुछ एफर्ट किए हैं जिससे रेस की इक्वलिटी बढ़ी हो, गुडविल, हार्मनी बढ़ी हो नेशंस के बीच में, तब आपको दिया जाता है। तो इस बार का चिली की एक्स प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट को दिया गया है। तो ये आपने इन्फॉर्मेशंस याद रखनी है। कल हम मिलेंगे साइंस एंड टेक के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल।